नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों की वापसी जारी। 2 दिन में 27 छात्र लौटे तो 124 नागरिकों की अब भी फंसे होने की सूचना। अब तक 175 नागरिकों की हो चुकी है सकुशल वापसी। उत्तराखंड में मतगणना की तैयारी को लेकर भाजपा की सोमवार को अहम बैठक को चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी करेंगे संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के अलावा सभी सांसद और प्रदेश पदाधिकारी होंगे शामिल। उत्तराखंड शिक्षा विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में। आईटी में सेलेक्ट हुए छात्रों के प्रमाण पत्र फर्जी मामले में कांग्रेस बोला जमकर हमला। कहा, कांग्रेस की सरकार बनते ही होगी घोटाले की जांच। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कब बनेगी स्मार्ट सिटी? 2018 में शुरू हुआ था सिटी प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे घोटाले तो काम अभी भी अधूरा, लोगों को हो रही परेशानी। वहीं खटीमा के गिद्धौर लंकापुरी गांव में गुलदार का आतंक। हमले से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। चीख पुकार और शोर मचाने पर भागा गुलदार। चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसे को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं 7 मार्च को बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सभी पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक ही विधायक प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी मौजूद रहेंगे। वहीं इस संबंध में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि इस बैठक में सभी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे और सभी से विधानसभा वार चुनावी स्थिति पर वार्ता होगी और आगामी मतगणना की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। मतगणना से पहले की बैठक है, जिसमें हमारे सभी विधायक प्रत्याशी, विधानसभाओं के प्रभारी, जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और सभी सांसद, मुख्यमंत्री जी सभी उपस्थित रहेंगे और हमारे राज्य के चुनाव प्रभारी, केंद्रीय संसदीय एवं खान मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी का सबको मार्गदर्शन मिलेगा। तो वही उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं की लगातार हो रही बैठक को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए बीजेपी अपनी विदाई की तैयारियों को लेकर बैठक कर रही है। रतूड़ी ने कहा कि कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो वही विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले पोस्टल बैले और सर्विस वोटर को लेकर उठाए गए सवालों पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने इसी को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान शंकाओं को लेकर लगातार चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाती आई है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ी हार मिलने वाली है, इसलिए हार का ठीकरा पहले से ही मरना चाहते हैं। रविंद्र जुगरान ने बीजेपी की सरकार बनने का भी दावा किया है। शंकाओं का समाधान चुनाव आयोग को करना है, लेकिन ये शंकाएं इतनी अधिक हो गई हैं जो हताशा और निराशा की ओर जो है इशारा कर रही है। पहले दिन से अभी तक
चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी हों या माननीय हरीश रावत जी हों, कौन सा ऐसा बिंदु है चुनाव प्रक्रिया का कि जिसपे इन्होंने आपत्ति दर्ज न कराई हो, शंका न जताई हो, लिखित में बवंडर खड़ा करने की प्रयास न किए हो? कौन सा ऐसा इशू है? ये इस ओर संकेत कर रहे हैं कि कांग्रेस को भान हो गया है कि वो सत्ता के निकट नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए ये एक फेस सेविंग है। ये अपने को बचाने की मतगणना के बाद जो नतीजे आने वाले हैं उस समय उत्तराखंड शिक्षा विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जिसमें आईटी में सेलेक्ट हुए छात्रों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। गोदियाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार में इस तरह के घोटाले विभागों में होते रहते हैं और जांच के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती है तो घोटाले की जांच होगी और दोषियों को सजा भी दी जाएगी। ये सरकार से तो इस प्रकार की अनियमितताओं पर कार्रवाई की अपेक्षा करना स्वयं में बेईमानी है, लेकिन हमारी सरकार बनते ही ऐसी अनियमितताओं पर, जिन पर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर कोई अनियमितता की है, तो निश्चित रूप में उस पर कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है, जिसकी शुरुआत तीर्थ नगरी ऋषिकेश से की गई। रविवार को समाजवादी पार्टी युव जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव ऋषिकेश के गीतानगर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कई युवा नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। मुख्य रूप से अजय सिंह को प्रदेश महासचिव, संदेव यादव को महानगर अध्यक्ष और मनीष जाटव को महासचिव महानगर के पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसमें हमारा आना हुआ, यहाँ पे कांग्रेस के और अन्य दलों से आए हुए लोग कुछ हमारे साथी हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है यहाँ पे, और जो है उन्हें पद भी दिया गया है। हमारे अजय सिंह जी है, उन्हें जो है प्रदेश महासचिव युव जनसभा बनाया गया है, और संदीप यादव जी है, उन्हें महानगर अध्यक्ष ऋषिकेश बनाया गया है, और एक हमारे मित्र हैं मनीष जाटव जी, उन्हें महानगर सचिव बनाया गया है। देखिए, हमारे नेता से अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि उत्तराखंड में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, और उसके लिए हमें यूथ को सबसे पहले जोड़ना होगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना आगामी 10 मार्च को होगी, जिसके लिए पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि इस बार मतगणना को समय से पूरा करने के लिए प्रति विधानसभा 4 कक्ष बनाए गए हैं। सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी, उसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। मतगणना स्थल पर जाने के लिए 3 सुरक्षा घेरों को पार करना होगा। साथ में वहां पर उनके जाने आने के लिए बैरिकेड्स की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना वैध प्रमाण पत्र के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ में इस बार की काउंटिंग में हमने विशेष ये प्रयास किया है कि जो हमारा काउंटिंग का प्रक्रिया है वो समय से पूरा हो सके। उसके लिए हमने 4 कमरों की व्यवस्था किया है प्रति विधानसभा। इन 4 कमरों का जो प्लान होगा, इसको हम बाहर प्रदर्शित करेंगे, ताकि आने वाले व्यक्ति को सहायता मिलेगी। इस बार जो भी काउंटिंग एजेंट नामित किए जाएंगे कैंडिडेट्स के द्वारा और प्रत्याशियों के द्वारा। खबर लालकुआं से है, जहां एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कोतवाली का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने आवासीय भवन और कोतवाली भवन का निरीक्षण किया। साथ ही पुरानी चौकी का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि ये भूकंप रोधी पाई जाती हैं, तो इसे ऐतिहासिक इमारत के रूप में तब्दील किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में रखे शस्त्रों का भी निरीक्षण किया। आज मेरा कोतवाली लालकुआं का वार्षिक निरीक्षण है, जिसमें मेरे द्वारा अभी पूरे परिसर को देखा गया है।
पूरे परिसर में साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। अब मेरे द्वारा वेपन देखे जा रहे हैं, वेपन शीट देखी जा रही है और इसके अलावा भी शाम तक और रात्रि तक भी ये निरीक्षण चल सकता है। तो जो भी कमियां होंगी थानाध्यक्ष को उसके बारे में अवगत कराया जाएगा और एचएम को अवगत कराया जाएगा कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। उधम सिंह नगर के खटीमा में गिद्धौर लंकापुरी गांव में गुलदार के हमले से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। गिद्धौर निवासी 6 वर्षीय बलजीत सिंह अपनी दादी के साथ घर में खाना खा रहा था। इसी दौरान गुलदार ने मासूम पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। चीख पुकार और शोर मचाने पर बमुश्किल गुलदार घायल बच्चे को छोड़कर भागा। वहीं बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया 2017 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2022 तक 50% काम भी पूरा होता लोगों को नहीं दिख रहा। तो वहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों पर गड्ढे भले ही आपको नजर आ जाएंगे। अधिकारी स्मार्ट सिटी के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो कहीं कहीं वो लीपापोती करने में भी जुट गए हैं। उनका कहना है कि कार्य लगभग संपन्न हो चुका है, लेकिन जब जमीनी स्तर से काम का मुआवना किया गया तो देहरादून पहले से भी बदसूरत नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 8 किलोमीटर सड़क बनाने की बात थी, जो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही। इलेक्ट्रिक वायर को जमीन के अंदर देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी पलटन बाजार तारों से लगा हुआ दिख रहा है। पलटन बाजार जो शहर का सबसे मुख्य बाजार है, वहां के व्यापारियों में स्मार्ट सिटी के घोटालों को और कार्य को लेकर काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पलटन बाजार को दिल्ली और सूरत के बाजार जैसा बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब यह बाजार और बद से बदतर होता जा रहा है। जो शॉप है पलटन बाजार से कोतवाली से लगती हुई है। स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम पहले चला है घंटाघर से कोतवाली तक, जो कि पब्लिक को बहुत परेशानी हुई और सारे ही नाखुश हैं इससे, क्योंकि समय बहुत लगा है और इच्छा अनुसार दुकानदारों के काम नहीं हुआ है। क्या काम नहीं हुआ? काम इसलिए नहीं हुआ है, एक तो वो टाइलें जो लगी हैं वो बिल्कुल उसमें सीमेंट नहीं पड़ा है, रेत ही रेत पड़ा है, वो उखड़ती जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है बारिश आने के बाद। सड़क का लेवल और दुकान का लेवल एक हो चुका है। जिस तरीके से बिना व्यापारियों से कोई राय लिए, बिना कोई बात किए, जिस तरीके से ये फीडर पैनल के नाम पर बड़े बड़े बक्से हमारी दुकानों के आगे लगा दिए गए और हमारी दुकानें पूरी तरीके से छुपा दी गई, आज उसके विरोध में कल हम माननीय मेयर जो हमारे अध्यक्ष हैं स्मार्ट सिटी के, उनसे मिले थे और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से ये कड़े निर्देश दिए थे कि इस काम को व्यापारियों से बातचीत करने के बाद ही चलाया जाए और फिलहाल के लिए इसको रोक दिया जाए, जब तक के लिए इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा। नुकसान हो गया है, दुकानों में धूल मिट्टी, और जो इन्होंने टाइलें लगाई है वो टाइलें भी हम 3 बार 4 बार इनका विरोध करने के बाद ये बदल चुके हैं। और आज भी आप देखो कि जो बीच में ये बना रखे इन्होंने सब टूटे हुए हैं। हम इस स्मार्ट सिटी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं है कि ये दोबारा से भी अगर कोई काम करेंगे तो अच्छी तरीके करेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम बिल्कुल बेकार हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर राजधानी देहरादून में नई बहस छिड़ी हुई है। ऐसा इसलिए कि जब से इसका काम चालू हुआ है वो जारी है, उसके पूरे होने का कोई समय तय नहीं है। स्मार्ट सिटी कार्य की कछुआ चाल से सब कुछ अधूरा सा है। इससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से लगातार बच रहे हैं, तो वहीं दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। जून 2017 में देहरादून को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था। उस वक्त तय हुआ था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े कार्यों को 2021 के अंत में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी में पैन इंडिया के तहत कार्य हो रहा है। देहरादून शहर का मध्य भाग घंटाघर के चारों ओर लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र को एबीडी यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें शहर का मुख्य बाजार पलटन बाजार भी शामिल है। स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य राजधानी देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, लेकिन 2018 के बाद शुरू हुआ स्मार्ट सिटी का काम अभी भी अधूरा ही है और जिम्मेदार मौन साधे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के शुरुआती चरणों से लेकर अब तक हुए कार्यों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी लोग गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देहरादून के पूर्व मेयर और निवर्तमान बीजेपी विधायक विनोद चमोली इसके लिए पूरी तरीके से अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं।
में चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है, और काम भी चल रहा है। लेकिन काम की गति को लेकर, काम की गुणवत्ता को लेकर और जो नियोजन का पक्ष है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार हम अखबारों में भी देखते हैं। जहाँ तक मेयर साहब का सवाल है और क्षेत्रीय विधायक खजानदार, ये लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं उसको ठीक करने का। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर ये ढिलाई है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो अधिकारियों को करना होता है। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एक तो उनका काम मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि जो काम होने के बाद भी शिकायतें आ रही है, तो टेक्नोक्रेट की गलती है। और काम में जो डिले हो रहा है, जो योजना थी उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको उसको संभालना है, जिसको उसको देखना है, उनका निश्चित तौर पर उनकी भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अभी तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं भी है, तमाम गतिरोध भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना काम हो रहा है उसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। काम में डिले हो सकता है, चुनाव भी आ गए, कोविड भी रहा, बहुत सारे कारण भी हैं उसके और वैलिड कारण है, तो उसके कारण थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। लेकिन जो काम हो रहा है वो ठीक प्रकार से हो, उसका जैसे पलटन बाजार का इशू है, पलटन बाजार में आए दिन मैं देखता हूँ वहाँ पर लोगों में नाराजगी रहती है, तो जबकि बहुत अच्छा काम वहाँ पर हो सकता था और हुआ भी होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कहीं ड्रेनेज का जो पक्ष है वो कहीं नजरअंदाज हो गया। राजधानी देहरादून में कई जगह की सड़कें खुदी पड़ी हैं, सीवर लाइन के गड्ढे खुले हुए हैं। ऐसे में आम जनता को दुर्घटनाओं से भी दो चार होना पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीति पर ही सवाल उठा दिए, तो वहीं पलटन बाजार के दुकानदार कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के रूप में जितना इस बाजार का विकास होना था, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह जी कह के तो गए, बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है, आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता, इनकी सोच स्पष्ट होती, भ्रष्टाचार की भावना इनके मन में निहित नहीं होती, तो ये काम अंजाम तक पहुंचता और अच्छा रिजल्ट देता। लेकिन दुर्भाग्य से मन में भ्रष्टाचार की भावना निहित है, काम करने का तरीका पता नहीं है, तो हर जगह खोद डाला है। आज हर आदमी परेशान है। अभी जाना चाहते हैं कब तक ये काम शुरू होगा? अब दोबारा काम शुरू होना चाहिए। 2019 से अभी तक तो कोई कामयाबी मेरे को लग नहीं रही है, अभी तक तो सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी गवर्नमेंट को यहाँ पे सड़क का मेन काम जो है वो सही से करा देना चाहिए। मैं बता सकता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे वो कर रखा है, ये जो देखो जो मीटर के लिए बिछाया हुआ है, तो इसमें काफ़ी लोग गिरते बढ़ते रहते हैं आते जाते। इसके साथ ही पलटन बाजार के संयोजक मोहित भटनागर ने कहा कि स्मार्ट सिटी में इस बाजार का भी नवीनीकरण हो रहा है। हालांकि कुछ समस्याएं स्थानीय दुकानदारों ने भी पैदा की है, इससे स्मार्ट सिटी में काम करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही दून वैली व्यापार अध्यक्ष पंकज महसूम कहते हैं, हम स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट के पक्ष में कभी नहीं थे, इसे यहाँ से हटाकर नई जगह शिफ्ट करना चाहिए। इससे जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक नया मार्केट बन सकेगा। इधर डीएम राजेश कुमार ने कहा कि शहर का विकास करना जरूरी है, इसके लिए जनता को भी अधिकारियों का सहयोग करना होगा। एक दूसरे की मदद से ही राजधानी का कायाकल्प हो सकेगा और इसके रंग रूप में निखार होगा। ये मेन डिमांड जो मेरी ये है उनसे कि अब 9 दिन हो गए हैं, अब आप जो है इसको 2 दिन में इसे ओके कर दो। अच्छा, कुछ दिक्कतें बाजार में ये भी आ रही, किसी की दुकान का शटर जो है नाली के ऊपर ही रखा हुआ है। अब जिसका शटर नाली से हालांकि 9 इंची पीछे होना चाहिए था, मतलब नाली की जो गवर्नमेंट की जो दीवार है उससे पीछे होना चाहिए, लेकिन क्या है जिसका शटर ही नाली के पूरा ऊपर रखा हुआ है, अब उसका शटर हटवाने में टाइम तो लगेगा ना। अब एक दुकानदार थे बाजार के, उनका शटर पीछे करवाने में 2 दिन तो उसमें खराब हो गए। कुछ ये है कि हमारे व्यापार मंडल में क्या होता है कि जैसे कोई काम हो रहा है तो 4 तो कह रहे हो सही हो रहा है, उसमें 4 ही और आगे खड़े हो गए कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो क्या होता है, जो काम जिस तरीके से होना होता है ना, वो काम उस तरीके से होता ही नहीं है। अब ये कोतवाली से नीचे के क्षेत्र में ये काम हो रहा है, इसमें हम लोगों ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमने इनको सिर्फ स्मार्ट सिटी वालों को ये कहा है
कि आप काम जितना मर्जी करना, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमें 5 दुकानों को डेमो दिखा दो पहले कि आपने क्या बनाना है। आप हमें 5 दुकानों को डेमो बता दो, कुछ कमी पेशी होगी हम आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे, जो कमी होगी आप उसमें सुधार कर लेना। जब पूरी फिक्स हो कि हाँ ओके हो गया ये 5 दुकानों का काम, अब आप उसके बाद जो है अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पे लेबर लगा के काम कर दो। 2019 में जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चालू हो रहा था तो हम बिल्कुल कतई इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं थे। हम लोग चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ से हटा करके कहीं नई जगह पर ले जाया जाए या नई जगह पर स्मार्ट सिटी बनाई जाए, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी एक नई मार्केट डेवलप हो सके। लेकिन अब किसी कारणवश कुछ लोगों के द्वारा उस समय नारियल फोड़ करके और ये स्मार्ट सिटी का कार्य बाजार में ही थोप दिया गया। तो इस कारण अब थोड़ी सी जो समस्याएं पैदा हुई है, अब आप देख रहे हो कि जो टाइलें लगी है वो टाइलें बिल्कुल धरातल पे कोई मायने नहीं रखती। कभी वहाँ पैदल राह चलते लोगों के चलने पर ही वो दब जा रही है। दबने के साथ साथ आपने देखा पिछले दिनों एक लेडीज़ की टांग भी टूट गई, काफ़ी अखबारों में चर्चा में रही। तो अब धीरे धीरे हम लोगों का यह है कि अब जो नए डीएम साहब आए हैं, इनसे हमारी चर्चा जब इस बारे में हुई है तो उनके द्वारा अब इसको युद्ध स्तर पर काम करने की बात हुई है कि अब जो कार्य बचा हुआ है, जैसे हमारे छज्जे बनने हैं जो कि स्मार्ट सिटी से पास हुए हैं 5 करोड़ रुपए भी पीछे, उन छज्जों को पास करा है और उन छज्जों को बनाने का जो कार्य है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। का जो कट ऑफ डेट है वो 30 जून 2023 है और अभी तक 40-45% काम हो गया है और 55% काम करना बाकी है। मैक्सिमम काम पे टेंडर्स हो गए हैं और कार्य अभी प्रगति पे है। तो हमारी कोशिश ये है कि समय रहते रहते टाइम के अनुसार विद इन दी निर्धारित टाइमलाइन हम लोग काम कंप्लीट करते हैं। बहरहाल स्मार्ट सिटी का मेकअप कब तक होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में गूंज रहा है। प्रोजेक्ट में देरी होने पर डेडलाइन को 1 साल के लिए बढ़ाना पड़ा, लेकिन जनता को परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसे में स्मार्ट सिटी के पेंडिंग काम डू नाइट्स के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। A1 टीवी के लिए देहरादून से यशराज आनंद की खास रिपोर्ट। में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।